हाँ, हेडिंग बना लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों लिख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र हो गया। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला तो दो तीन चीजें हम लोग डिस्कस किए थे कि सिंगल बॉडी से रिप्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि गैमिट का निर्माण नहीं होता है, और तीसरा हम लोग डिस्कस किए थे कि उससे जन्म लेने वाला जो जीव होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्लोन होता है, ठीक है, उसमें क्लोन का हम लोग डिस्कस किए थे, क्या था? डॉली नामक भेड़, ठीक है, उससे से बना था ना, टिश्यू कल्चर से। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या टाइप था? एक था, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बर्डिंग, क्या बर्डिंग था ना, बर्डिंग के बाद क्या था? बाइनरी फिजन यानी फिजन था, फिजन के बाद दूसरा क्या था? तीसरा रीजेनरेशन था, क्या? पुनरुद्भवन। रीजेनरेशन के बाद क्या था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन था, और कायिक प्रवर्धन के बाद क्या था? टिश्यू कल्चर था, ठीक है। तो इसमें एक एक करके फटाफट ध्यान दे दो। तो बर्डिंग किसमें देखे थे हम लोग? हाइड्रा वगैरह में। उसके शरीर पर क्या बनता है? बर्ड बनता है, बर्ड टूट करके गिरता है, फिर वहां से नया हाइड्रा जन्म ले लेता है, तो बर्डिंग हो गया। रीजनरेशन किसमें पढ़े थे? प्लानेरिया वगैरह में, क्या स्पाइरोगाइरा में। तो प्लानेरिया है, उसके शरीर को आप कहीं से भी काटिएगा तो वहां से नया प्लानेरिया जन्म ले लेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़े थे, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अलग अलग मेथड था ना जी। लेयरिंग था, ग्राफ्टिंग था, स्टेम कटिंग था, और भी था क्या? यही ना तीन था, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और स्टेम कटिंग। ये तीन तरीके का होता था किसमें? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उसके बाद लास्ट में टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में किसी जीव के शरीर से क्या निकाल लिया जाता है? टिश्यू निकाल लिया जाता है, और टिश्यू निकाल करके उसको नरिशमेंट वाले किसी लिक्विड में, किसी केमिकल्स में रखा जाता है, और धीरे धीरे वो टिश्यू क्या करता है? ग्रो करता है, और ग्रो करते करते वो टिश्यू एक नए जीव के रूप में जन्म ले लेता है। इसी का एग्जामिनेशन सबसे पहले 1996 में स्कॉटलैंड में किया गया, ठीक है, 1996 में स्कॉटलैंड में किया गया, और एक टिश्यू कल्चर से भेड़ बनाया गया, जिस भेड़ का नाम था डॉली, ठीक है। और वो भेड़ लगभग कितना साल? 6 साल जीवित रहा, और 6 साल के बाद कब? 2002 में, 2003 में उस भेड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो भेड़ मर गया, ठीक है, समझ गया। तो यही क्या था? टिश्यू कल्चर, हिंदी में कहा जाता है हाँ, उत्तक संवर्धन बोला जाता है, या टिश्यू कल्चर बोला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक दो फैक्ट पहले हम लोग याद कर लेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहला क्या होगा? अभी लिखना नहीं है, लिखेंगे। इसमें होगा कि मल्टीपल पेरेंट, है ना, विथ ऑपोजिट सेक्स, यानी इसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी, एक नर और दूसरा मादा, ठीक है। दूसरा क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यहां पर गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब युग्मक का निर्माण होगा। और तीसरा क्या होगा? जो जीव यहां पर जन्म लेगा, जो जीव यहां पर जन्म लेगा, उस जीव को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन नहीं कहेंगे, उस जीव को क्लोन नहीं करेंगे। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, नॉट आइडेंटिकल। वो अपने जनक से क्या होगा? अलग होगा। अब कैसे अलग होगा? ये जेनेटिक्स में आपको याद है ना, जेनेटिक्स में याद है ना, ये क्रॉस ब्रीडिंग 22+XY, याद है क्या? और 22+XX, तो ये जो 22 पेयर गया, ये तो डिफरेंट क्रोमोजोम है, ये अलग कैरेक्टर वाला है। तो 44 पेयर जो जाइगोट में बना, प्लस XY या XX में से कोई एक, तो इसमें क्या होता है? मियोसिस, कोशिका विभाजन। और जब मियोसिस होगा तो ये 44 को कितना में हो जाएगा? 22 में हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा। तो ये 22 कैरेक्टर में मेल का भी, यानी फादर का भी कैरेक्टर बच्चे में जाएगा, और मदर का भी कैरेक्टर बच्चे में जाएगा, तो वहां पर तो डिफरेंस आ ही जाएगा। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी जीव होंगे, उनका संतान उनके पेरेंट्स से बहुत अधिक मिलता जुलता नहीं होगा, वो अलग होगा। तो ये मुख्य रूप से 3 डिफरेंस होते हैं इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर हो गया? अब देखिए, पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में लिखा गया है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और दूसरा लिखा गया है गोनेड्स। मुख्य रूप से दो ही चीज होता है, एक क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा क्या होता है? गोनेड्स,
तो प्राथमिक जनन अंग को ही क्या बोला जाता है? गोनेड्स। क्लियर है? तो मेल में जो गोनेड्स होता है उस गोनेड्स का क्या नाम है? टेस्टिस। और फीमेल में जो गोनेड्स होता है उसका क्या नाम है? ओवरीज। तो मेल गोनेड्स, गोनेड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जनन अंग। क्या कहेंगे? जनन अंग। तो मेल गोनेड्स को कहेंगे टेस्टिस और फीमेल गोनेड्स को क्या कहेंगे? ओवरी। टेस्टिस और ओवरी को क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब कहीं ना कहीं आप प्राथमिक जनन अंग की अगर बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी सेक्स ऑर्गन होता होगा जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में आएगा क्या? अगर प्राथमिक जनन अंग है तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी तो होगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किससे किसे कहेंगे? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हेल्पिंग करने वाला ऑर्गन होगा। अब जैसे टेस्टिस हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो इससे जुड़ा हुआ जितना है, इपिडिडाइमिस है, भास डिफरेंस है, क्या सेमिनल वेसिकल्स है, वो सब किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से ओवरी अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इससे जुड़ा हुआ जितना है, इससे जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ यूटेरस, इससे जुड़ा हुआ वेजाइना, इससे जुड़ा हुआ सर्विक्स, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? जो गैमिट का निर्माण करता है और सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग रखेंगे जो हम लोगों के बॉडी में गैमिट्स फॉर्म करे और गैमिट्स के साथ साथ जो सेक्स हार्मोन फॉर्म करे उसको कहेंगे हम लोग क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। अब जैसे अगर टेस्टिस की बात करा जाए तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि गैमिट्स के रूप में वो स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म का निर्माण करता है। और हार्मोन अगर देखा जाए तो प्यूटिटरी ग्लैंड की सहायता से वो कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के साथ एक और हार्मोन एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन तो दोनों तैयार किया, इसलिए टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि वो ओवम तैयार कर रहा है गैमिट के रूप में। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? oogenesis। क्या बोला जाता है? oogenesis। तो उससे ओवम बनाया और सेक्स हार्मोन के रूप में क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन बनाएगा, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये लाइन क्लियर हो गया? दूसरा लाइन लिखा हुआ है गोनेड्स प्रोड्यूस सेक्स सेल। जो गोनेड्स होते हैं यानी टेस्टिस और ओवरी, वो क्या बनाते हैं? सेक्स सेल बनाते हैं। सेक्स सेल का क्या मतलब है? मेल में स्पर्म सेल और फीमेल में ओवम सेल। बात आई समझ में? तो गोनेड्स सेक्स सेल बनाते हैं और इन्हीं सेक्स सेल को क्या बोला जाता है? गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। एंड सेक्रीट सेक्स हार्मोन, और ये सेक्स हार्मोन भी सेक्रीट करते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लो स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल किससे जाकर के मिल गया? ओवम के साथ। स्पर्म सेल किस नेचर का होता है? मोटाइल होता है क्या? और ओवम कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये लोकोमोशन नहीं करेगा। तो स्पर्म जाकर के मिला किससे? ओवरी से। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण हो जाएगा? जाइगोट का। मतलब ये दोनों कहलाएंगे युग्मक, और जब दोनों युग्मक मिल गए तो क्या बना लिए? युग्मनज। जाइगोट को क्या कहते हैं? युग्मनज। ये दोनों मिलकर के युग्मनज बना लिए। अब यही जाइगोट अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा कर करके जन्म लेगा, बर्थ करेगा। यानी जब मेरे अगर मनुष्य में देखा जाए गेस्टेशन पीरियड तो 9 से 9.5 महीने का होता है, तो ये मनुष्य का क्या है? गेस्टेशन पीरियड है। यही जाइगोट क्या करता है? जन्म लेता है। आगे लिखा हुआ है सेक्स हार्मोन के रूप में विशेषता मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन बनता है? एंड्रोजन बनता है। एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या बनता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से समझिएगा, जो टेस्टिस जो है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा डेप्थ में है, उतना खैर आपके लिए जरूरी है नहीं। टेस्टिस एंड्रोजन बनाया, ओवरी एस्ट्रोजन बनाया। तो ये दोनों हार्मोन सिंथेसिस करने के लिए वो सहायता किससे लेगा? तो हम लोगों के बॉडी में जो जमा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी सहायता से वो इस सेक्स हार्मोन को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। दे हैव अ सेल रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म। और उसके पास जो सेल रिसेप्टर है वो कहां पाया जाएगा? उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। जैसे स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल में साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी साइटोप्लाज्म में उसका रिसेप्टर होगा। एसेसरी रिप्रोडक्ट, पहले इतना लिख लीजिए,
हेडिंग बनाइएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें डैश देख, इंग्लिश वाले सेम लिख सकते हैं, हिंदी वालों के लिए बोल रहे हैं, लिखिएगा। हेडिंग बनाइएगा जनन तंत्र, जनन तंत्र, डैश दे करके लिखिएगा मानव में जनन अंग वृषण, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। मानव में जनन अंग वृषण, ब्रैकेट में लिखिएगा नर तथा मादा में अंडाशय, मादा में अंडाशय पाया जाता है, मादा में अंडाशय पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वृषण तथा अंडाशय को, वृषण तथा अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, क्योंकि यह युग्मक तथा लिंग हार्मोन, युग्मक तथा लिंग हार्मोन स्रावित करता है, युग्मक तथा लिंग हार्मोन स्रावित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा मानव नर में लिंग हार्मोन, मानव नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेन, मानव नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेन होता है तथा मादा में एस्ट्रोजेन, यहां लिखा हुआ है मादा में एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरॉन होता है। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, होगा लेकिन उसको मुख्य लिंग हार्मोन में नहीं रखा जाता है, वो केवल पार्टिकुलर टाइम के लिए ना सेक्रेट होता है, जब शिशु का जन्म होता है उसी समय, इसलिए उसको नहीं रखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गोनेड्स प्रोड्यूस हार्मोन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and the development of gamete in meiosis, and they affect many organ and tissue, for instance like skin, mucous membrane and formation of skeletal muscles। ठीक है, क्या लिख रहा है कि जो गोनेड्स हम लोगों के शरीर के भीतर हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं, उन हार्मोन्स की सहायता से क्या क्या काम होता है, तो वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके डेवलपमेंट में, गैमिट्स के डेवलपमेंट में, मतलब स्पर्म और ओवम के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, हार्मोन। अब नॉर्मल तुम सोचो कि जीटीएच हार्मोन का नाम आपने सुना है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन सेक्रीट करता है जीटीएच को, प्यूटिटरी ग्लैंड। और इसी जीटीएच के अंदर में दो हार्मोन आता है, एफएसएच और कौन सा आता है, एलएच। ठीक है,
तो अगर एफएसएच नहीं निकले तो मनुष्य नर में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? नहीं होगा। एलएच अगर नहीं निकले तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके फॉर्मेशन में? गैमेट्स के फॉर्मेशन में। हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके निर्माण में? तो त्वचा के निर्माण में, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने में, म्यूकस वाले मेम्ब्रेन को बनाने में, स्केलेटल मसल के निर्माण में, यानी कंकाल में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उनके भी निर्माण में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन। अब कैसे होता है? तो नॉर्मल समझो, जैसे एक हार्मोन है आपका पैराथायरॉक्सिन, अगर पैराथायरॉक्सिन नहीं निकले तो बोन का निर्माण प्रॉपर होगा क्या? नहीं होगा। बोन में कैल्शियम में नहीं रहेगा, और हड्डी बना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का, तो हड्डी के भी निर्माण में कौन है? हार्मोन ही है। वही लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सेक्स हार्मोन प्ले रोल इन सेक्सुअल बिहेवियर। मनुष्य में जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो किसके कारण हो पाता है? तो सेक्स हार्मोन के कारण ही हो पाता है। सेक्स हार्मोन कब निकलता है? तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या? अब जैसे प्यूबर्टी के एज से कम है कोई, यानी अगर नर का बात किया जाए तो नर की आयु मान लो लेस देन 10 साल से कम हो, मादा की भी आयु 10 से कम हो, तो उसके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर होगा क्या? नहीं होगा। कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर सेक्स हार्मोन नहीं है। सेक्सुअल बिहेवियर नर में कब आएगा? आफ्टर एज ऑफ 12। और मादा में कब आएगा? लगभग 11 साल के बाद। तो मेल प्यूबर्टी का एज 12 साल से शुरू होता है और मादा प्यूबर्टी का एज 10 से 11 साल के बीच शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? मादा में जैसे ही एस्ट्रोजन सेक्रेट होना शुरू होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे शुरू होगा, उसके बाद उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। मेल में भी टेस्टोस्टेरोन कब बनेगा? 12 साल के बाद, तब उसमें स्पर्म सीमेन का निर्माण होना शुरू होगा। तो हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? सेक्सुअल बिहेवियर के लिए। क्लियर है? इसको बहुत लिखने का जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में लिख लीजिएगा, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। एक लाइन में लिख लीजिएगा, गोनेड्स द्वारा, लिखिएगा जनन ग्रंथियों द्वारा, जनन ग्रंथियों द्वारा निर्मित हार्मोन, जनन ग्रंथियों द्वारा निर्मित हार्मोन त्वचा, कंकाल, उत्तक एवं अंगों के निर्माण में, त्वचा, कंकाल, उत्तक एवं अंगों के निर्माण में मदद करते हैं, मदद करते हैं तथा लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति, लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति कराते हैं, तथा लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति कराते हैं, लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति कराते हैं। हो गया। उसके बाद आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखिएगा। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है नर जनन तंत्र, उसमें पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है तो क्या कहोगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, और टेस्टिस से जुड़ा हुआ जितना है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहोगे? क्योंकि ये गैमीट का निर्माण कर रहा है और हार्मोन का निर्माण कर रहा है, इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या लिखा हुआ है टेस्टिस में? The sperm are delivered to the outside through the system of duct। टेस्टिस का पहला काम क्या हो गया? क्या बनाना? गैमिट। और गैमिट के रूप में यह क्या तैयार करेगा? सीमेन। और सीमेन के अंदर जो फर्टिलाइजिंग एजेंट है वो कौन है? स्पर्म। ऐसे ये जो सीमेन बन रहा है, ये पूरा सीमेन टेस्टिस ही नहीं बनाता है, इसके साथ जुड़ा हुआ इपिडिडैमिस है, वो भी सीमेन के कई सारे पार्ट को फॉर्म करता है। लेकिन इसके अंदर जो स्पर्म है सीमेन के अंदर, वो पूरा कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। तो टेस्टिस क्या किया? स्पर्म बनाया, और उस स्पर्म को यह पास करेगा, किनकी सहायता से पास करेगा? इपिडिडाइमिस के थ्रू पास करेगा। डक्ट डिफरेंस, डक्ट डिफरेंस या फिर इसको वास डिफरेंस भी कहते हैं, वास डिफरेंस के थ्रू पास करेगा, इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू पास करेगा, और सबसे लास्ट में वो किसके थ्रू पास होगा? यूरेथ्रा के द्वारा। तो ह्यूमन में यूरिन पास करने के लिए और स्पर्म पास करने के लिए सेम ऑर्गन होता है, जिसको क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है,
यूरेथ्रा किडनी के द्वारा भी कनेक्टेड है और टेस्टिस के द्वारा भी कनेक्टेड है। किडनी के द्वारा कैसे कनेक्टेड है यूरेथ्रा? सबसे पहले किडनी से कौन सा ट्यूब आता है? यूरेटर। जो किडनियां हैं मनुष्य में, इस किडनी से कौन सा ट्यूब निकलता है? यूरेटर। यूरेटर किस में ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू ओपन होता है? यूरेथ्रा के थ्रू। और इसी यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म भी ह्यूमन मेल बॉडी से डिस्चार्ज होता है। तो स्पर्म डिलीवर हुआ किससे? टेस्टिस से, और इन अंगों से होता हुआ बॉडी से रिमूव्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले किसमें आएगा? इपिडिडामिस। इपिडिडामिस के बाद भास डिफरेंस। भास डिफरेंस के बाद इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा। आगे लिखा हुआ है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। इसके साथ जुड़े कौन कौन से ग्लैंड हैं? तो जैसे ही आपने यहां पर देखा कि सेक्स ग्लैंड की बात हो रही है, तुरंत अब दिमाग में आ जाएगा कि ये सब मिलकर के क्या सेक्रेट करने वाला है? हार्मोन्स। ग्लैंड का काम वही ना, एंजाइम सेक्रेट करना और हार्मोन सेक्रेट करना। तो ये एंजाइम भी बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा, लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड है नहीं है। एंजाइम के रूप में क्या बनाएगा? जैसे अगर स्पर्म को देखा जाए या सीमेन को, तो सीमेन में एक शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है? फ्रुक्टोज। सीमेन में कौन सा शुगर होता है? फ्रुक्टोज शुगर होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है इनसाइड द सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट। तो जो सेक्स ग्लैंड है वो दो ग्लैंड यहां पर पाया जाएगा, एक तो प्रोस्टेट और दूसरा कौन सा पाया जाएगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। लिखिएगा, इसमें हेडिंग बनाइएगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, इसमें लिखिएगा शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण वृषण द्वारा, शुक्राणु का निर्माण वृषण द्वारा होता है। वृषण द्वारा होता है तथा यह लिखा हुआ है, बोर्ड पर देख के लिखते चलिए, इपीडिडैमिस, तथा यह इपीडिडैमिस, फिर लिखिएगा भास डिफरेंस, फिर इजाकुलेटरी नलिका या इजाकुलेटरी डक्ट, और यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा द्वारा शरीर से निष्कासित होता है। हो गया? उसके बाद देखिए एक टर्म आया है स्क्रोटम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम को भी क्या बोला जाता है? स्क्रोटम ही बोला जाता है। तो स्क्रोटम बेसिकली क्या है? तो मनुष्य नर में अगर देखा जाए तो टेस्टिस की संख्या कितनी है? टेस्टिकल्स एक पेयर। ठीक है, एक पेयर क्या है? टेस्टिकल्स यहां पर अवेलेबल है, एक पेयर टेस्टिस पाए जा रहे हैं। अब टेस्टिस कहां है? आउटसाइड दी बॉडी, शरीर से कहां है? बाहर है। जन्म के समय टेस्टिस कहां होता है? शरीर के भीतर। जिस समय इम्ब्रियो बनता है तो उस समय इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान टेस्टिस कहां होता है? बिसाइड दी हार्ट, हृदय के बगल में, यानी हार्ट के पास बनता है। और धीरे धीरे ये बॉडी से क्या होने लगता है? बाहर की ओर निकलने लगता है। कई लोगों में पूर्ण रूप से टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो डिजीज का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे लोग इनफर्टाइल भी बन जाते हैं, तो शरीर से बाहर नहीं निकला। और जनरल केस में क्या होता है? शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर के भीतर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसको स्पर्म बनाना है, और स्पर्म को बनने के लिए टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से कम रहना चाहिए। कितना कम रहना चाहिए? तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेस्टिस का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो टेस्टिस का कितना होना चाहिए? 34
34 समथिंग होना चाहिए, 34.5। क्यों? क्योंकि ये सीमेन के अंदर स्पर्म जो है वो जीवित रह सके। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस के आउटसाइड में एक थिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसी थिक मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? स्क्रोटम। क्या बोला जाता है? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का मुख्य काम क्या हो गया? टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से घटा करके रखना। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लगभग। क्लियर? या 3 डिग्री सेल्सियस जो भी होगा उतना कम रखता है। ठीक है, तो स्क्रोटम डैश लिख करके डैश देके लिखिएगा, स्क्रोटम लिखिएगा। यह टेस्टिस के बाहर, यह टेस्टिस के बाहर मोटे आवरण के रूप में होता है। यह टेस्टिस के बाहर मोटे आवरण के रूप में होता है जो इसके तापमान को, इसके तापमान को शरीर के तापमान से, इसके तापमान को शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, कम रखता है। 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लेना, शुक्राणु निर्माण हेतु आवश्यक है। शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो स्पर्म के जीवित रहने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे है टेस्टिस या टेस्टिकल्स। अब टेस्टिकल्स में जो जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का यहां पर नाम लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट का नाम लिख रहा है, क्या है? सेमिनल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है? तो टेस्टिस के भीतर एक पार्ट होता है। इसका मुख्य काम क्या है? तो देखिए इसका मुख्य काम लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यानी अगर पूछा जाए कि मनुष्य के नर में टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या कहोगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। पूरा टेस्टिस से तो हो ही रहा है, टेस्टिस के किस पार्ट से हो रहा है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पास हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही बात किया तुरंत याद करोगे कौन सा ग्लैंड? प्यूटिटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्यूटिटरी ग्लैंड। अब प्यूटिटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाया? एलएच। तब टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कौन सा हार्मोन बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया? तो प्यूटिटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहेंगे। इट एसोसिएटेड विथ एफएसएच। समझ में आ रहा है? अब फिर इसको कौन सा हार्मोन मिल गया? एफएसएच। एफएसएच भी कहां से आ रहा है? प्यूटिटरी ग्लैंड से। तो जैसे ही इसको एफएसएच मिला तुरंत टेस्टिस एफएसएच मिलते ही किसका निर्माण कर देगा? स्पर्म का। किसका का निर्माण कर दिया? स्पर्म का। समझ में आ रहा है? और ये दोनों आपका एफएसएच हो गया और एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब निकलने वाला है? तो मेल में 12 से 14 साल के बीच निकलने वाला है। इसीलिए सीमेन प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोनों कब होगा? 12 से 14 साल से शुरू होता है। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ है एक और हार्मोन का यहां नाम है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन माने जीटीएच। उसी जीटीएच में ये दोनों होता है, एफएसएच और एलएच। लिखा हुआ है गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द एंटेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड इंक्लूड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक और नाम दे दिया है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी। ठीक है, तो एचसीजी बेसिकली एक टेस्ट का भी नाम है। एचसीजी लेवल चेक करा जाता है फीमेल्स में, मेल्स में। ठीक है, चलो इसमें लिखिएगा 1-2 पॉइंट। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दोनों में होता है, मेल और फीमेल्स दोनों में मिलेगा। जैसे बहुत लिटिल मात्रा में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है, केवल मेल्स में नहीं होता है। जैसे फीमेल्स बॉडी में जो हाथ होथ पर बाल वगैरह, कई लोगों को फेशियल हेयर आता है, तो फेशियल हेयर किस कारण से आता है? बहुत लो अमाउंट में उनमें भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, इसी कारण से। चलिए लिखिएगा इसमें 1-2 पॉइंट। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स
लिखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या शॉर्ट में एलएच लिख लो, तथा एफएसएच हार्मोन की सहायता से नर में टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जीटीएच मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, समझ गए। जीटीएच में एफएसएच तथा एलएच, जीटीएच में एफएसएच तथा एलएच हार्मोन होते हैं जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। लिख लिए। एक पॉइंट और लिखिएगा, मानव मादा में गर्भधारण के दौरान प्लासेंटा द्वारा क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG स्रावित होता है। इंग्लिश वाले लोग लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा सेक्रीट HCG हार्मोन, प्लासेंटा सेक्रीट HCG हार्मोन। ठीक है, कौन सेक्रीट करेगा इसे? प्लासेंटा कहां होता है? तो यूटेरस जो होता है, यूटेरस जिसको गर्भाशय बोलते हैं, तो गर्भाशय में कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं। सबसे बाहर वाला आवरण होता है उसको कहा जाता है एक्सोमेट्रियम, फिर होता है बीच वाला उसको कहते हैं मीजोमेट्रियम, और सबसे अंदर में क्या होता है? इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम का आवरण होता है यूटेरस का, उसी से जुड़ा हुआ कौन रहता है? प्लासेंटा। ठीक है, और उसी प्लासेंटा से जुड़ा हुआ कौन होता है? तो उसी प्लासेंटा से निकलता है अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड, और उस अम्ब्रियोनिकल कॉर्ड से बच्चे का शरीर क्या होता है? कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? तो प्रेगनेंसी का टेस्ट कौन से हार्मोन की सहायता से करा जाता है? HCG की सहायता से किया जाता है। कब निकलता है? प्लासेंटा के द्वारा, गर्भधारण के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद देखो सर्टोली सेल्स के बारे में लिखा गया है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है, जरूरी होता है तो इसको लिखवा देते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसको छोड़िए। उसके बाद प्यूटिटरी ग्लैंड्स का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, इसको एक बार बस देख लो, याद नहीं होगा तो लिखने का जरूरत है, लिखने का जरूरत पड़ेगा नहीं, पहले आप लोग को लिखवाए हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड, हाइपोफिसिस, इंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में लिखा गया है, कौन कौन सा मुख्य रूप से ये हार्मोन निकाल रहा है। तो देखो पहला हार्मोन ये कौन सा निकाल रहा है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। इसका काम पता है,
क्या काम होता है एसीटीएच का, बताइए। एसीटीएच का क्या काम होता है? हाँ, कौन सा हार्मोन निकालना? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन कौन निकालता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन निकालेगा जी? एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टिसोल में कौन कौन सा हार्मोन है? 3 हार्मोन, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके बाद एक है आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड, और तीसरा है आपका एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन्स। ये 3 हार्मोन किसमें है? कॉर्टिसोल। तो प्यूटिटरी ग्लैंड आपका कॉर्टिसोल एसीटीएच निकालता है, ताकि एड्रिनल ग्लैंड क्या निकाले? कॉर्टिसोल। उसके बाद टीएसएच भी आपको पता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह किसके लिए निकाल रहा है प्यूटिटरी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के लिए निकाल रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रीट करे? थायरोक्सिन। क्या सेक्रीट करे? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। तीसरा हार्मोन लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में जीएच कहा जाता है या एसटीएच कहा जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की सहायता से क्या होता है? हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। हड्डी की लंबाई बढ़ती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ड्वार्फिज्म। क्या होगा? ड्वार्फिज्म, बौनापन। और एसटीएच की अधिकता से एक्रोमिगेली। क्या होगा? एक्रोमिगेली, या फिर इसी को कहते हैं जाइंटिज्म। एक्रोमिगेली या जाइंटिज्म, दानवता या विशालकायता। समझ गए? तो ये तीनों आपका हार्मोन कौन सेक्रेट कर रहा है? प्यूटिटरी ग्लैंड। और कौन सा सेक्रेट कर रहा है? प्रोलैक्टिन। कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का एक और नाम है, क्या नाम है? एलटीएच। प्रोलैक्टिन का ही क्या नाम है? एलटीएच। लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इस हार्मोन की सहायता से क्या होता है? शिशु के जन्म के बाद मैमेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोडक्शन शुरू करता है। क्लियर है? उसके बाद कौन सा हार्मोन निकालेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ही नाम है ल्यूट्रोपिन। वो नया नाम मिला, ल्यूट्रोपिन। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब एफएसएच। ठीक है, उसके बाद है दीज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम इंटीरियर प्यूटिटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मींस व्हाट? बोलो। फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस मतलब फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। एक बार इसको ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। पॉइंट में कोई दिक्कत? तो ये सब कौन सेक्रेट कर रहा है? प्यूटिटरी ग्लैंड। लेकिन एक बात ध्यान दोगे, यहां पर क्या लिख रहा है? दीज हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम एंटेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, माने प्यूटिटरी ग्लैंड का अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? पोस्टेरियर पार्ट अगर कहेगा तो पोस्टेरियर पार्ट के द्वारा भी 3 हार्मोन है प्यूटिटरी ग्लैंड के द्वारा। कौन कौन सा हार्मोन है पोस्टेरियर पार्ट से? ऑक्सीटोसिन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का नाम सुने हो? क्या काम करेगा? ऑक्सीटोसिन को ही ना बोला जाता है बाइंड हार्मोन। और क्या नाम है ऑक्सीटोसिन का? बाइंड हार्मोन भी कहते हैं, बॉन्ड हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे, अगर माँ और बच्चे के बीच जो इमोशनल रिलेशन होता है, भावनात्मक संबंध, किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछे कि कृत्रिम रूप से किस हार्मोन को बनाना बैन है? ऑक्सीटोसिन को बनाना क्या है? बैन है। समझ में आ रहा है? तो पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो सेक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन, और क्या हार्मोन सेक्रीट करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या काम है एडीएच का? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
थ्रू किडनी, मतलब किडनी के द्वारा जल का पुनर्अवशोषण। क्या होगा, मतलब किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी, किसके द्वारा होता है, एडीएच के द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत? दिक्कत तो भयंकर हम बुझ रहे हैं, नहीं है, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं ना है, बोल नहीं रहा है सब जी। हम्म हम्म उसमें होना चाहिए, है ना, उसको पढ़ना नहीं है बस, रखे रहिएगा। कहता है सब कि है, सब ग्रंथ हो अंतर, उसको पढ़ोगे तब ना, पढ़ रहे हो। आज सोचे तो क्वेश्चन भी तैयार करके पूछेंगे, क्वेश्चन तैयार हो नहीं पाया है, नहीं तो आज 100-150 क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, किसी और दिन तैयार करवा करके क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, चलो। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड का क्या मतलब है, उसके साथ और कौन कौन से ग्लैंड जुड़े हुए हैं, तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, इट सेक्रीट 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक है, सीमेन का 60% जो होता है वो एसेसरी ग्लैंड सेक्रीट करेंगे, विच इज विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड कॉन्टेन फ्रुक्टोज स्कॉर्बिक एसिड कोआगुलेंट इंजाइम, मतलब स्पर्म को गाढ़ा करने वाले इंजाइम, सीमेन को गाढ़ा करने वाले इंजाइम, एंड protect activation of sperm cell and facilitates their movement. Sperm and seminal fluid mix into ejaculate in the ejaculatory duct. इसको लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा एसेसरी ग्लैंड, इंग्लिश वाले सेम लिखो फिर बताते हैं, हिंदी वाले लिखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स में, हाँ, लिखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स में। पहला पॉइंट, यह सीमेन के सीमेन के 60% भाग को, सीमेन के 60% भाग को तैयार करता है, सीमेन के 60% भाग को तैयार करता है। अगला पॉइंट, सीमेन में फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज कॉमा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तथा तथा कुछ इंजाइम पाए जाते हैं। हो गया,
इसमें जो स्पर्म रहेगा उसका डायग्राम इस तरीके के एक रफ बना लो, इसके पार्ट्स का नाम याद रखना। इसको बोला जाता है एक्रोजोम, इसको बोला जाता है नेक, इसको बोलेंगे टेल, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, यहाँ जो नेक है नेक में स्पिंडल माइटोकॉन्ड्रिया, लिखो। स्पिंडल माइटोकॉन्ड्रिया मतलब स्प्रिंग के आकार का माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ फिगर बना लीजिए। हम्म। हम्म। हो गया।
अब सब जगह से हटा करके ये कर दिया है, सभी जगह से मेंस में आंसर वाला कर दिया, डिस्क्रिप्टिव कर दिया, एमसीक्यू वाला ही है। ठीक है, तो बेस बनाओ, जाओ महाराष्ट्र में अधिकारी बनो। पढ़ लेना है, क्या दिक्कत है? पढ़ने के लिए लोग उर्दू संस्कृत पढ़ ले रहा, तो मराठी सीखना कौन बड़ा बात है? हाँ, समझ गए? 500 एमसीक्यू डेली चाहिए, हो जाएगा? कॉन्फिडेंस है नहीं तुम लोगों में? हाँ, तो रोज बनाओ एकदम। 2-3 जगह का टेस्ट लगाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 जगह का टेस्ट। अब देखो 500 एमसीक्यू बनाओगे तब ना उसमें से डाउट बचेगा, तो हमारे पास भी ले आओगे। साइंस में साइंस टेक भी बना लीजिएगा। जैसे आईएसपीसीएस वाला किताब बनाइएगा ना, तो उसमें देखिएगा लास्ट में साइंस टेक लिखा हुआ रहता है। तो साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला पूरा एमसीक्यू बना जाइएगा। खाली जनरल साइंस का एमसीक्यू मत बनाइएगा, ठीक है? साइंस टेक में नया नया जितना रिसर्च है सबसे क्वेश्चन बनेगा। पूरा जीनोम वगैरह बना जाइए, जीनोम का जितना सारा क्वेश्चन बनेगा सब बना जाइए। डिजीज जो नया नया आया है वो सब का बना जाइए क्वेश्चन। अब बनाइएगा तो क्वेश्चन फंसेगा तो लेकर के आइएगा। तो लेकर के आइएगा क्वेश्चन, तब ना होगा। किसमें? हाँ, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो और अच्छा बात है। अब जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी क्वेश्चन फंसेगा, तो उसका सॉल्यूशन देख करके भी नहीं पता चलेगा। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन देख के नहीं पता चलेगा, तो क्वेश्चन लेकर के आइएगा। समझ गए? क्लियर? और कैसे करोगे? हाँ, थोड़ा इसको खत्म करना है। चलो, हो गया। इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट हो गया। कहाँ था? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए क्या सेक्रीट कर रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड विच कॉन्टेन citrate enzyme and prostate specific antigens PSA play a role in the activation of sperm cell। तो लिखिएगा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें डैश देकर के लिखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड सफेद अम्लीय तरल, प्रोस्टेट ग्लैंड सफेद अम्लीय तरल पदार्थ स्रावित करता है जिसमें जिसमें सिट्रेट इंजाइम जिसमें सिट्रेट इंजाइम तथा सिट्रेट इंजाइम तथा कुछ एंटीजेन कुछ एंटीजेन पाए जाते हैं, कुछ एंटीजेन पाए जाते हैं। यह स्पर्म को सक्रिय रखते हैं, यह स्पर्म को सक्रिय रखते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लिख रहे हो क्या? कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। इसमें क्या लिख रहा है, ओनली 2 to 5 ml ऑफ सीमेन आर इजाकुलेटेड। ठीक है, 1 टाइम्स में कितना सीमेन इजाकुलेट होता है टेस्टिस के थ्रू, तो 2 से 5 ml। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है सीमेन है 2 से 5 ml, इसमें 15 मील के आसपास, ml के आसपास क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, स्पर्म्स पाया जाता है। एंड इजाकुलेटरी सेंटर इज इन ल्यूमर स्पाइन सेगमेंट। ल्यूमर स्पाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे लास्ट वाला जो स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम माने रीढ़ की हड्डी, उसका सबसे लास्ट का जो स्पाइन्स होता है उसको क्या बोला जाता है, लुम्बर स्पाइन्स बोला जाता है। उसमें जो जो बोन्स होते हैं जिनके बीच में स्पाइन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, लुम्बर स्पाइन्स बोला जाता है। वहीं से ये रिलीज होता है। कौन कौन से स्पाइन्स है उसमें, L2 और L3, 2 स्पाइन्स है। इजाकुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसको लिखिएगा, इजाकुलेशन में लिखिएगा, लिखिएगा टेस्टिस 2 से 5 ml सीमेन निकालता है, जिसमें $15 ml स्पर्म, 15 ml स्पर्म प्रति मिलीलीटर होता है, प्रति मिलीलीटर होता है, जो लोअर बैकबोन यानी रीढ़ की पिछली निचली हड्डी, लोअर बैकबोन लिख लो, जो लोअर बैकबोन L2 तथा L3 से नियंत्रित होता है। इसमें और स्लाइड है, कुछ स्लाइड है, देखिए इसको आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, ठीक है, इसको
एक बार ध्यान से देखो, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी में लिखा गया है, पहला पॉइंट है इसमें, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी जो है वो प्राथमिक मादा जनन अंग है। फॉलिकल्स आर प्रेजेंटेड इन वेरियस डेवलपमेंट स्टेज। फॉलिकल्स का मतलब क्या है यहाँ, ओवम या फिर एग, ठीक है। तो ओवम जो होते हैं वो अलग अलग स्टेज से डेवलपमेंट में गुजरते हैं। बट इट कंटेन अ सिंगल oocytes, जर्म सेल, जिसको बोला जाता है oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या होता है बताओ? oogenesis का मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण oogenesis कहलाता है। सेक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी ओवरी का एक और काम हो गया क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रीट करना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एसेसरी डक्ट इंक्लूड फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। इनका सहायक जो डक्ट होता है, उस सहायक डक्ट में कौन कौन शामिल है? फैलोपियन ट्यूब शामिल है, यूटेरस शामिल है और वेजाइना शामिल है। इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या शामिल है? ओवरीज एंड द इंटरनल डक्ट। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या शामिल है? एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन मतलब आउटसाइड द इंटरनल सेक्स ऑर्गन, मतलब इंटरनल सेक्स ऑर्गन से जो बाहर है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहलाएगा। और इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा? ओवरी आ जाएगा। इंटरनल डक्ट में जैसे फैलोपियन डक्ट, यूटेरस, वेजाइना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? इंटरनल जेनेटेलिया के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड है, उसके बाद इसको एक ही बार लिखवा देते हैं। पहले लिख लो इसको, हेडिंग बनाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल इंटरनल में आएगा क्या? इंटरनल में, इसमें लिखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डैश दे करके लिखिएगा। अंडाशय, अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। प्राथमिक मादा जनन अंग है। यह अंडाणुओं का निर्माण करता है, कौमा इस प्रक्रिया को oogenesis, इस प्रक्रिया को oogenesis, बोर्ड पर लिखा हुआ है, oogenesis कहते हैं। अगला पॉइंट, अंडाशय, अंडाशय एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। अगला पॉइंट, अंडाशय की सहायक ग्रंथियों में, अंडाशय की सहायक ग्रंथियों में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, कॉमा गर्भाशय यूटेरस, गर्भाशय यूटेरस तथा वेजाइना शामिल हैं। वेजाइना शामिल हैं। वेजाइना शामिल हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहे हैं। इसमें लिखेंगे अंडाशय, लिखिएगा अंडाशय गर्भाशय के ऊपर दोनों किनारे पर, गर्भाशय के ऊपर दोनों किनारों पर पाए जाते हैं।
जिनमें अविकसित या अनिषेचित अविकसित या अनिषेचित अंडाणु पाए जाते हैं जिन्हें oocytes कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही। ग्राफियन फॉलिकल्स की आवश्यकता आपको नहीं है जानना, यहां भी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो क्या है, ओवरीज जो है, ठीक है, एक पेयर ओवरीज जो है वो दोनों साइड यूटेरस के गर्भाशय के दोनों साइड में अवेलेबल है। अब ये ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगा, अनफर्टिलाइज्ड या फिर अनडेवलप्ड एग। ठीक है, ये अनफर्टाइल या अनडेवलप्ड एग जो है इसे बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाएगा, oocytes कहा जाएगा। और इस oocytes को ओवरीज क्या करता है, यहां से जो डक्ट निकलेगा इस डक्ट को क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। कौन सा डक्ट निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को कहा जाता है ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट के थ्रू ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या करता है, सेक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, और इसी में स्पर्म जाकर के फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का निषेचन का केंद्र क्या है, ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका होती है। क्लियर है, चलिए इसमें लिखिएगा आगे। ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का डेवलपमेंट दिखा रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में क्या है, स्पर्म सेल ओवम के साथ जाकर के मिल रहा है। ठीक है, तो स्पर्म ओवम के साथ जाकर के मिल रहा है, तो ओवम में अपना एन गैमिट है, इससे स्पर्म जाकर के मिला तो फिर क्या बनेगा आपका 2n गैमिट बनेगा। और 2n गैमिट के साथ किसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो शुरू में क्या बना, n गैमिट के साथ क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट माने युग्मनज, और वो जाइगोट का निर्माण कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में। और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से जाकर के इम्प्लांटेड कहां पर हो जाएगा, यूटेरस में। और यूटेरस में जब उसका विकास शुरू होगा वो जुड़ जाएगा एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड से, तो उसको एम्ब्रियो कहेंगे। समझ में आ रहा है, तो उसी को ये इस साइकिल के माध्यम से दिखा रहा है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या लिख रहा है, रिसीव द ओवुलेटेड oocytes। ठीक है, ओवरी के द्वारा जो इमैच्योर या फिर जो अनफर्टिलाइज्ड एग निकला वो उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। एंड इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, और यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। द ट्यूब हैव नो कांटेक्ट विथ द ओवरीज। ठीक है, इन ट्यूब्स का ओवरी के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। दी oocytes कैरिड एलोंग साइड द यूटेरस बाई पेरिस्टैटिक मूवमेंट एंड सिलियरी एक्शन। ओवरीज जो है, जो एग बाहर निकाला वो एग किसके थ्रू आगे पास होकर के जा रहा है, फैलोपियन नलिका के द्वारा जा रहा है। तो फैलोपियन नलिका के द्वारा अगर पूछे, ये एग यहां पर है लेकिन एग यहीं पर थोड़े रहेगा, आगे ना बढ़ते रहेगा। तो यहां से इसका जो मूवमेंट हो रहा है एग का आगे की ओर, वह कौन से मूवमेंट के द्वारा हो रहा है, तो उसको कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, या फिर क्या कहा जाता है, एंड सिलियरी एक्शन के थ्रू वो क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। और स्पर्म सेल दोनों में से किसी एक, ऐसे दोनों में जा सकता है, लेकिन ओवरी जिस फैलोपियन ट्यूब में है, हर मंथ अलग अलग फैलोपियन ट्यूब में एग रिलीज होते हैं। एक बार एक मंथ में राइट साइड में, एक बार में लेफ्ट साइड में। तो जिस साइड में एग रिलीज हुआ है उसी साइड में अगर स्पर्म सेल गया और इस ओवम के साथ मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहीं पर फैलोपियन ट्यूब के भीतर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट फिर कहां जाएगा, इंप्लांट होने के लिए गर्भाशय में, यूटेरस में। यहाँ यूटेरस में जाकर के ये क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। तो यूटेरस में जाकर के इंप्लांट होगा तो इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो, भ्रूण कहा जाएगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जुड़ जाएगा यूटेरस के साथ, किससे जुड़ जाएगा, प्लासेंटा से और एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड से। अब फिर उसको नरिश होना शुरू हो जाएगा, उसको नरिशमेंट मिलने लगेगा। तो लिखिएगा एक पॉइंट, लिखिएगा फैलोपियन नलिका में अंडाशय द्वारा
फैलोपियन नलिका में अंडाशय द्वारा अनिषेचित अंडाणु पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक गति इसको कह सकते हैं, पेरिस्टैटिक गति, संकुचन गति लिख सकते हो, संकुचन गति, पेरिस्टैटिक मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं, से आगे बढ़ते हैं। और यदि यहां वह शुक्राणु से मिल जाएं, शुक्राणु से मिल जाएं तो निषेचन पूरा हो जाता है, तो निषेचन पूरा हो जाता है। अगला पॉइंट, निषेचन का केंद्र तथा इम्ब्रियो निर्माण का केंद्र, निषेचन का केंद्र तथा इम्ब्रियो निर्माण का केंद्र फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका है। फिर यूटेराइन वॉल के बारे में दे रहा है, यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस के कितने वॉल हो गए? 3। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रहा है, कोई खास इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य लिखिएगा इसमें। ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया और वायरस, सम बैक्टीरिया और वायरस several disease like AIDS, comma hepatitis, comma gonorrhea and syphilis caused. These are called STDs. These are called STDs. STDs हिंदी वाले लोग लिखिएगा। कुछ वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण यौन संचारित रोग, ब्रैकेट में लिखिएगा STD होते हैं। STD यौन संचारित रोग STD होते हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, गोनेरिया तथा सिफिलिस। अब सबका आपको याद है, सिफिलिस और गोनेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। एड्स और हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। तो ये चार को क्या कहलाएगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला पॉइंट लिखिएगा, population can be controlled by several methods
लाइक नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, पहला लिखिएगा नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, हो गया पहला। दूसरा लिखिएगा बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। तीसरा लिखिएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। चौथा लिखिएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हो गया। पांचवा लिखिएगा इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, हाँ इम्प्लांट, IMPLANTS, इम्प्लांट। और छठा लिखिएगा सर्जिकल मेथड, छठा लिखेंगे सर्जिकल मेथड। हिंदी वाले लोग लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। पहला लिखिएगा इंग्लिश में ही लिख लो नेचुरल, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल, यहां डी होगा मेथड। दूसरा लिखिएगा बैरियर मेथड। तीसरा लिखेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। चौथा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके बाद क्या था एक और, इम्प्लांट और इंजेक्टेबल टेबल। और छठा था सर्जिकल, सर्जिकल मेथड। इसको लिख लीजिए। चौथा में है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हो गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब क्या है, टेक्निक्स हैं, ये सब तरीके हैं। पहला क्या है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड मतलब सीमेन डिस्चार्ज से पहले, ठीक है, पेनिस को इजाकुलेट होने से रोक लिया जाए। दूसरा है बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स में क्या किया जाएगा, बाय यूजिंग कॉन्डोम्स या फिर कॉपर टीज, ठीक है। कॉपर टीज क्या होता है, कॉपर का बना हुआ एक टी शेप्ड का होता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, ये किया जाता है इंट्रा यूटेराइन, वो आ जाएगा कॉपर टी वगैरह किस में आ जाएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में आ जाएगा। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में को जाता है क्या, कॉपर टी, ठीक है। एक टी शेप का कॉपर का बना हुआ रहता है, इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू, कहां पर, यूटेरस के पास। तो यूटेरस के पास जाता है, तो जैसे ही यूटेरस को ये ब्लॉक कर देता है स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में जाने से। अब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के भीतर जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एक तो ये मेथड हो गया इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स
यानी दवाइयों का इस्तेमाल करके, ठीक है, मेडिसिन बहुत सारे आते हैं, उस मेडिसिन का यूज करके। उसके बाद है इम्प्लांट और इंजेक्टेबल, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अभी क्या चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जिसमें स्पर्म और ओवम को शरीर के बाहर क्या किया जाता है, फ्यूज कराया जाता है। और हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, क्या बोला जाता है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें पेरेंट्स का, मेल का क्या लिया जाता है, स्पर्म, और फीमेल का क्या ले लेते हैं, ओवम, और दोनों को लैब में क्या किया जाता है, फ्यूज करवा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, और फिर जाइगोट को क्या किया जाता है, इंप्लांट कर दिया जाता है यूटेरस के भीतर। तो वो मेथड हो गया इंप्लांट और इंजेक्टेबल मेथड हो गया। उसके बाद है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा, किसमें, इंजेक्ट करना शरीर के भीतर, इंजेक्शन के थ्रू रोका जाता है, वो वाला बोल रहे हो ना, स्किन में दिया जाता है ट्यूब्स को, तो वो हो जाएगा। फिर सर्जिकल मेथड में हो जाएगा, सर्जरी के द्वारा उसको क्या कर देना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये मेथड्स हो जाएंगे। उसके बाद एक और सर्जिकल मेथड में, ठीक है, सर्जिकल मेथड में किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको भी लिख ही लीजिए, हाँ, एक हो जाएगा वासेक्टॉमी, हेडिंग बना करके लिख लीजिए वासेक्टॉमी, और डैश दीजिएगा इसमें, वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी, भासेक्टॉमी में लिख लीजिएगा कटिंग ऑफ वास डिफरेंस इन मेल, हिंदी वाले लोग लिखिएगा नर में भास डिफरेंस को, नर में वास डिफरेंस को काट कर कॉपर के तार से बांध देते हैं। वासेक्टॉमी में नर में भास डिफरेंस को काट कर कॉपर तार से बांध दिया जाता है, कॉपर तार से बांध दिया जाता है, ठीक है। अब नर में स्पर्म किसके थ्रू बाहर निकलेगा, वास डिफरेंस के थ्रू, और वास डिफरेंस को ही क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, और काट के दोनों साइड को क्या किया जाता है, कॉपर वायर से बांध दिया जाता है। जैसे जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के द्वारा जो वास डिफरेंस निकल रहा है, जिसके थ्रू स्पर्म पास होगा, इसी वास डिफरेंस को क्या किए, काट दिए, और दोनों साइड को क्या किया गया, अलग अलग कॉपर के वायर से बांध दिया गया। तो स्पर्म इससे बाहर इजैकुलेट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसको क्या बोला जाता है, वासेक्टॉमी। टॉमी का मतलब क्या होता है, काटना, वासेक का मतलब भास डिफरेंस को। इसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है, ठीक है, वासेक्टॉमी। दूसरा लिख लेना ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा लिखिएगा ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में लिख लीजिएगा कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसमें फैलोपियन नलिका को काट कर कॉपर तार से बांध देते हैं, फैलोपियन नलिका को काट कर कॉपर वायर से बांध देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर ओवम जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, समझ गए। चलिए, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट डे एमसीक्यू पूरा बायोलॉजी का बना लीजिएगा, जितना एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा बना लो, समझ गए। जहां से एमसीक्यू मिले, यहाँ की किताब, घटना चक्र तो खैर एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, घटना चक्र का पूरा एमसीक्यू बना लेना, A to Z जितना घटना चक्र में है, और उसके बाद घटना चक्र खत्म हो जाए तो IAS PCS प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, ठीक है। 29 साल का पूरा साइंस उसका बना जाइए।